नमस्ते, मेरा नाम है आकृति एंड आई एम फ्रॉम 92.7 बिग एफएम और आज मैं फोर्टिस एस्कॉट ओखला में आई हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर अजीत सिंह नरूला जी, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी फोर्टिस एस्कॉट ओखला से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी डिजीज़ के बारे में जो हमारी सोसाइटी में फैलती जा रही है और प्रॉब्लम तब आती है जब लास्ट स्टेज में, लेटर स्टेज में आपको पता चलता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सीकेडी। सीकेडी क्या होता है, क्यों होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है, आज हमें एक्सपर्ट खुद बताएंगे, डॉक्टर अजीत सिंह नरूला जी। सर, सबसे पहले बहुत आसान शब्दों में बताइए सीकेडी होता क्या है। तो सीकेडी का फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। ये एक ऐसे किडनी की बीमारी होती है जिसमें किडनी का फंक्शन स्लोली और प्रोग्रेसिवली गिरता चला जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी मंथ्स। तब हम इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं और ये डिजीज़ हम रिवर्स नहीं कर पाते, तो इसको हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़। और कारण क्या होते हैं, किस वजह से सीकेडी होता है? क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बहुत सारे कारण होते हैं। जो कॉमनेस्ट कारण दुनिया भर में और इंडिया में भी जो हैं वो है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और अब जो एपिडेमिक चल रहा है ओबेसिटी, विच इज़ अ वेरी कॉमन कॉज फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज़। फिर जिनको किडनी स्टोन्स होते हैं या बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होती है या कभी कभी फैमिलीज़ में रन करती हैं ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़। जैसे आपने सुना होगा कि पानी के गुब्बारे भर जाते हैं किडनी में या पॉलीसिस्टिक किडनी होती है। ये सब कॉमन कारण होते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के। बट 3 कॉमनेस्ट कॉज जो होते हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और किडनी स्टोन्स। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, किडनी स्टोन है, बीपी है, तो आपको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा अपनी किडनी का। एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जो पेन किलर्स हम लोग खाते हैं, ओवर द काउंटर मिलते हैं, ये अब बहुत ही कॉमन कॉज होता जा रहा है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का। ओके, मूविंग फॉरवर्ड सर, कुछ सिम्टम्स, क्योंकि बहुत लेटर स्टेज में लोगों को पता चलता है कि उनकी किडनी में प्रॉब्लम है। शुरुआती टाइम में क्या पकड़ा जा सकता है कि मेरी किडनी थोड़ा ख़राब काम कर रही है? हाँ, ये इस बीमारी की थोड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि वेरी ऑफन आदमी को पता नहीं चलता मेरे को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। जब हम बताते हैं किसी को विच इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम या साइन, जैसे आकृति पूछ रही हैं, वो होता है एसिम्प्टोमेटिक। मतलब आदमी को पता ही नहीं चलता जब तक वो एंड स्टेज किडनी पे नहीं पहुंच जाता। अदरवाइज जो सिम्टम्स और साइंस होते हैं बड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं और जब तक आप अवेयर ना हो आप सब मिस करते चले जाओगे। जैसे किसी का खून नहीं बनना, हमेशा हीमोग्लोबिन कम होना, या पैरों में थोड़ी सूजन आनी, या भूख नहीं लगना, या खुजली होना शरीर में, या रात को उठ के बार बार पेशाब करना, ये सब बड़े कॉमन सिम्टम्स एंड साइंस होते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के। तो सर, मतलब पहले से भी हम लोग अपना ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट जो हमें रेगुलरली करवाने चाहिए ताकि हमें अपनी किडनी का फंक्शन पता चलता रहे? हाँ, सो 2 बड़े सिंपल टेस्ट होते हैं जो हमको कराने चाहिए। आजकल तो जब एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप्स होते हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोग जाते हैं या आर्म फोर्सेस में जाते हैं तो ये टेस्ट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। लेकिन बाकी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि 2 सिंपल टेस्ट और आप अपनी किडनी की बीमारी बहुत जल्दी पकड़ सकते हो। एक टेस्ट होता है यूरिन का, जिसमें आप देखिए कि एल्ब्यूमिन लीक हो रहा है कि नहीं। अगर एल्ब्यूमिन लीक हो रहा है तो ज़रूर जांच कराइए, हो सकता है आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। दूसरा टेस्ट होता है EGFR, जो हम ब्लड से करते हैं। एक क्रिएटिनिन का मेजरमेंट करते हैं जो हर एक लेबॉरेटरी में होता है और उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि आपके किडनी का फंक्शन कैसे है। अगर आप ध्यान दें, आजकल जो बड़ी लेबॉरेटरीज़ हैं वो पीछे एक चार्ट बना के देती हैं और आपको ये भी बताती हैं कि आपकी किडनी का फंक्शन किस स्टेज पर है। तो ये 2 सिंपल टेस्ट किडनी की बीमारी को जल्दी पकड़ी जाएगी। तो सर, कोई एज ब्रैकेट भी होता है कि आपको इस एज में किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं या कभी भी ये हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में ये हो सकता है? सो किडनी की बीमारी जो होती है, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड टिल ओल्ड एज यू कैन डेवलप अ किडनी डिजीज़। जब चाइल्डहुड में किडनी की बीमारी होती है तब जनरली वो कंजेनिटल बीमारियां होती हैं जो फैमिलीज़ में रन करती हैं। एंड ओल्ड एज में या एल्डरली में जो आती हैं दैट इज़ रिलेटेड टू डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी। तो उनके कारण अलग अलग होते हैं।
लेकिन सारी बीमारियां ये 2 सिंपल टेस्ट से पकड़ी जाती हैं। सर वैसे जो डायबिटीज़ है या बीपी है, ये लाइफस्टाइल बीमारियां कही जाती हैं, तो आप सीकेडी को भी लाइफस्टाइल बीमारी कह सकते हैं? सीकेडी एक्चुअली अब बन गई है एक लाइफस्टाइल बीमारी। एक ज़माना था जब हम सोचते थे कि किडनी की बीमारी सिर्फ इन्फेक्शन से आते हैं या पत्थर से आते हैं, लेकिन जैसे डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ रहा है, ओबेसिटी का इंसिडेंस बढ़ रहा है, वैसे किडनी की बीमारी भी बढ़ती चली जा रही है। So this is the price that we are paying for our modern living or sedentary lifestyles that we are developing chronic kidney disease. Right. तो अपने लाइफस्टाइल को एक बेटर तरीके से अगर आप जिएंगे, इन चीज़ों से दूर रहेंगे। सर कुछ केसेस में किडनी में अफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल किसी की हार्ट सर्जरी हुई है या उनकी बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं, बहुत सारी 12-12, 13-13 दवाइयाँ खाते हैं, उसकी वजह से किडनी में प्रॉब्लम आई जाती है, तो अब मैनेज करने वाली बात आ जाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आकृति ने रेस किया है अबाउट हार्ट एंड द किडनी। सो देयर इज अ वेरी क्लोज लिंक बिटवीन द हार्ट एंड द किडनी। जब हार्ट नाराज होता है तो किडनी भी नाराज हो जाती है। When the heart function falls, the kidney function falls. And the other way around, when the kidney function falls, it also affects the heart. अब हार्ट और किडनी के बीच में पता चल रहा है एक चीज़ है मोटापा। इसको हम कहते हैं कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम या CKM, जिसमें अब हम पता कर रहे हैं कि क्लोज लिंक है बिटवीन ओबेसिटी, हार्ट एंड द किडनी। शुरू होती है बचपन में ओबेसिटी से, सारी शरीर में गड़बड़ होना। इनफैक्ट इंडिया में देखा गया है कि कई बच्चे लेस देन 13-14 ईयर्स ऑफ ओल्ड एज आर ओबीस। सो यहाँ से ओबेसिटी शुरू होती है, हार्ट को इफेक्ट करती है, किडनी को इफेक्ट करती है। तो ये बड़ा एक क्लोज लिंक बन गया है अभी CKM सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं। जी। और जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम अभी है, जो उस दौर से गुजर रहे हैं, क्या क्या फिलहाल मॉडर्न टेक्निक्स की बात करूं तो अवेलेबल है? फर्स्ट ऑप्शन इज प्रिवेंशन, सेकेंड ऑप्शन इज स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ chronic kidney disease, and third option is if unfortunately you go into end stage kidney disease, there is dialysis and transplant available for you. साथ में दवाइयों की बात करी तो मैंने यूजुअली सुना है कि किडनी डिजीज में तो या तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट, दवाइयाँ भी काम करती हैं तो अगर स्टेज थोड़ा अर्ली। yeah, so you know what happened till about say maybe 10-15 years ago, we didn't have anything to offer the patient except a lot of empathy and wait for patients to reach end stage kidney disease. But now we have new drugs which have come in and they are known as the pillars of therapy, that we can start that to slow down the progression. अभी मैं बात करना चाहूँगी किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस की, दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन सा होता है सर, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट? So it all depends at which stage of life you are in. Okay. Suppose you are a young man or a young lady and you are active and you want to lead a good life, kidney transplant is the first option for you. But very often you do not get a donor, in which case you have to fall back to dialysis. और किडनी ट्रांसप्लांट का फिलहाल हिंदुस्तान में अगर मैं आपसे पिक्चर पूछूं तो किस तरह की है? अभी आपने कहा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट बट मे बी विद टाइम थोड़ा कुछ बदलाव आया हो। You know what, the scene is looking up, the kidney transplant scene. Now we have the living donors and we have the deceased donors. Living donors are those where a family member can donate for you, which could be a grandfather, grandmother, mother, father, brother, sister, children, or cousins. आपका blood type match करना चाहिए. Yeah. So these are the people who can come and donate for you. Yeah. And there was a time when we thought that the blood group was should match, but now we know you can do it across blood groups. Okay. And we call it ABO incompatible kidney transplants. If you look at the success rates, now when you look at the 1-year success rate of kidney transplant, in ABO compatible where the blood groups match, it would be around 98 to 99%. Wow. And where it is ABO incompatible, it will be around 95%, 96%. Close. So we have reached a very good level of expertise
both for ABO compatible and incompatible kidney transplants. Those who do not have a donor in the family, for them we have the disease donors. People who meet accidents, or those who have incurable brain tumors or head injuries, and they are declared brain dead. These are the people whom now the government permits us under the transplant rules to procure their kidneys and carry out a kidney transplant. सर ऐसे कई सारे लोग आपसे मिलते होंगे जो आपसे कहते होंगे कि उन्हें थोड़ा डर लग रहा है, अब उनका लाइफस्टाइल कैसा होगा, डायलिसिस पे रहना पड़ेगा, तो उस टाइम पर आप उन्हें क्या कहते हैं, कैसे उन्हें मोटिवेट करते हैं? Yeah, so it does cause fear, anxiety, apprehension when you talk about dialysis for the first time to an individual with end-stage kidney disease. So the first thing that we tell them is that the lifestyles need not change. The mode of dialysis can change to suit your lifestyle. Suppose some person is traveling all the time. We have a type of dialysis known as the peritoneal dialysis, that is the chronic ambulatory peritoneal dialysis or the automatic peritoneal dialysis, in which you can do the dialysis yourself at home. So that is one form of dialysis. But a lot of people would not like to take that responsibility of doing their own dialysis, are not very confident about it. So we tell them, okay, hemodialysis is there. You have home hemodialysis. You can hook yourself onto the machine in the evening or in the night at home and carry on your home dialysis. But still there are some set of people who are able to adjust their lifestyles, and we adjust the dialysis times for them, that is either early morning or late evening, 2 to 3 times a week, so that they can continue leading their productive lifestyles. So dialysis can be modified to suit your lifestyle. Right. Somebody who is planning to get dialysis or kidney transplant, क्या कहना चाहेंगे आप? Yeah, so first thing is that if you are planning to get a dialysis done, there are few things which you must look for. One is have confidence in the doctor who's treating you and who's advising you dialysis. Second thing is choose your dialysis center wisely. When I say choose wisely means you must go into the infrastructure of the dialysis center. Do they have pure water? Do they have reverse osmosis plants working all the time in the dialysis room? Do they have the state-of-art machines? Do they have adequate manpower? How is the cleanliness of the dialysis centers? All these will go on to help you in establishing or rehabilitating yourself in this new way of life of dialysis come jobs that you have to do. So choose your dialysis centers wisely. And if you are thinking of a kidney transplant, yes, that is the best option, like I mentioned. For a person who's young, who's productive, kidney transplant is the best option. Again, choose your center wisely. Choose a center in which there are adequate protocols for managing kidney transplant patients and who have facilities for following up a kidney transplant patient. In the modern age, hospitals which are doing kidney transplant are well equipped and have good follow-ups for you. So either way, whatever you choose, you are going to be looked after well as far as kidney disease goes. Thank you so much, sir. Coming from the best, आप इस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल आगे शेयर कर सकते हैं. डॉक्टर अजीत सिंह मेरे साथ हैं इस वक्त. एंड वंस अगैन थैंक यू सर. Thank you very much. Thank you. Thank you.